आज का सेशन हमने ऑन डिमांड रेज्यूमे राइटिंग पे रखा है। हालांकि टिपिकली क्लासिफाइड इट्स नॉट अ सॉफ्ट स्किल, बट इट इज समथिंग दैट वी ऑल नीड। हम सबको ये जरूरत पड़ती है कभी ना कभी। हम जब भी किसी जॉब के लिए जाते हैं तो हमें रेज्यूमे अपना बनाना आना चाहिए कि हम अपने आप को किस तरह से प्रेजेंट करें। तो काफी मैंने पॉइंट आप लोगों को लगता है जो भी प्रोफेशनल्स हैं यहाँ पे, अगर कुछ उसमें और ऐड करने की जरूरत है तो यू कैन शेयर। इट्स मोर ऑफ अ शेयरिंग सेशन। रेज्यूमे क्या होता है, किसी को पता है रेज्यूमे क्या होता है, सीवी क्या होता है और बायोडेटा क्या होता है? कभी कभी हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इन टर्म्स को लेके। क्या हमें इनके बीच का कोई डिफरेंस पता है? कोई बता सकता है? Smitaji, I think they're all same, which gives an introduction of yourself to a person whom you're trying to apply for a job or something like that. ओके तो शैलजा मैम कह रही हैं कि तीनों सेम होता है। इसमें हम तीनों में ही अपना इंट्रोडक्शन देते हैं कि जैसे हम किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ये हमारा एक इंट्रोडक्शन बताता है कि हम क्या हैं। जनरली जब हम किसी जॉब एप्लीकेशन के लिए जाते हैं या जब हमें किसी ओपनिंग के लिए कोई ओपनिंग है, चाहे वो रिसर्चर की है या कहीं एकेडमिशियन के लिए है, तो हम रिज्यूमे या सीवी देते हैं। सीवी जो है वो बहुत डिटेल्ड वर्जन होता है। मतलब सीवी जो होता है एक टर्म जिसे हम कहते हैं करिकुलम वाइटेट। तो ये जो टर्म है ये तब यूज होती है जब हम बहुत डिटेल में अपने बारे में बताना चाहते हैं। इसमें हमने जितना स्टडी किया है, जितने रिसर्च पेपर्स लिखे हैं, ये करीबन 3 से 4 पेजेस तक भी चला जाता है। ज्यादातर ऐसा देखा गया है। रेज्यूमे जो होता है वो 1 से 2 पेज का होता है, शॉर्ट होता है, क्रिस्प होता है और एक ग्लांस में हमें पता चलता है, एक नजर में हमें पता चल जाता है कि जो कैंडिडेट अप्लाई कर रहा है उसका बेसिक इंफॉर्मेशन क्या है। तो अगर तो बेसिक इंफॉर्मेशन देना है, शॉर्ट में देना है, तो हम सीवी नहीं रेज्यूमे यूज करते हैं। रेज्यूमे उसके बारे में हम आगे देखेंगे कि कंपोनेंट्स क्या हो सकते हैं एक अच्छे रेज्यूमे के या क्या होने चाहिए एक अच्छे रेज्यूमे के। इंडिया में जनरली बायोडेटा जो है वो मैरिज पर्पस के लिए या कोई जैसे आप मैरिज ब्यूरो में या अगर आपने न्यूज़पेपर में निकालना है कहीं पे, बायोडेटा ना पहले यूज होता था। करीबन 50s में या 60s में हम ये टर्म यूज करते थे बायोडेटा। बट जब से एमएनसीज आ गई हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज आई हैं यहाँ पे, इंडिया में जॉब्स निकले हैं, तब से ज्यादातर अगर आप देखेंगे तो बायोडेटा कोई नहीं बोलता है। बायोडेटा जनरली आप देखेंगे तो जैसे अखबारों में आप कभी मैरिज के प्रपोजल्स निकलते हैं या आप कहीं किसी मैट्रिमोनियल साइट पे जाएंगे तो वहां पे आप बायोडेटा देते हैं। तो बायोडेटा में ज्यादातर आपका हाइट, वेट, कलर, शरीर का मतलब फिजिकल अपीयरेंस प्लस आपका एज, आपको क्या भाषा आती है, कौन सी कास्ट से हैं, कौन से रिलीजन से हैं, आपके पेरेंट्स का बैकग्राउंड क्या है, आप देखेंगे जनरली ये सारा इंफॉर्मेशन बायोडेटा में जाता है। लेकिन अगर आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसमें आपको ये सब जानने की जरूरत नहीं है कि आपका हाइट क्या है, वेट क्या है, आप कौन से रिलीजन से बिलोंग करती है। ये सब चीजें रेज्यूमे में, प्रोफेशनल रेज्यूमे में जाने की जरूरत नहीं है। तो बहुत क्लियरली प्रोफेशनल्स को बायोडेटा तो नहीं यूज करना है, हमें टर्म यूज करनी है रेज्यूमे या फिर सीवी। ठीक है? कभी भी आप अगर ऊपर लिखेंगे ना, जैसे आप अप्लाई कर रहे हैं, ये रेज्यूमे के स्पेलिंग होते हैं। अगर आपको डाउट होता है आप गूगल पे जाके चेक कर सकते हैं कि रेज्यूमे की स्पेलिंग क्या है। तभी भी आप अपने बायोडेटा, मतलब जब आप कहीं जॉब के लिए अप्लाई करें ऊपर मत लिखिएगा बायोडेटा, ये गलत टर्म है। ये इंडिया में नहीं चलती, बाहर कई देशों में चलती है। जब मैं रिसर्च कर रही थी इस टॉपिक पे तो देखा मैंने बांग्लादेश में ये टर्म चलती है। बट अगर आप इंडिया में अप्लाई कर रहे हैं आप प्लीज बायोडेटा मत यूज करेगा, रेज्यूमे या सीवी यूज करेगा। उसके अलावा रेज्यूमे फ्रेशर्स के लिए जो जिनको 5-6 साल का ही एक्सपीरियंस है, ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, ज्यादा हम रेज्यूमे यूज करेंगे क्योंकि आपका जो रेज्यूमे है वो 1 से 2 पेज में खत्म हो जाना चाहिए। जो बहुत सालों से काम कर रहे हैं, उन्होंने बहुत रिसर्च पेपर्स लिखे हैं, बहुत सारे जगह पे वो एडवाइजरी रोल पे हैं और कई उन्होंने किताबें लिखी हैं,
या फिर कई जगह पे ब्लॉग्स लिखे हैं, तो वो अपना डिटेल में सीवी, यानी कि बहुत डिटेल्ड वर्जन उनका जाता है उनके बारे में। वहां पे वो पहले अपना रिज्यूमे वाला पार्ट लिखते हैं और बाद में उनका जो रिसर्च वाला पार्ट है कि उन्होंने कौन कौन सी पब्लिकेशन करी, वो सारा सीवी में चला, वो पूरा सीवी में चला जाता है आखिर के 2 पेजेस में। तो रिज्यूमे शॉर्ट होता है, क्रिस्प होता है, 1 से 2 मैक्सिमम 2 पेजेस। वो भी उन लोगों के लिए जिनके पास ज्यादा एक्सपीरियंस है, उनका रिज्यूमे 2 पेजेस में जाना चाहिए। और जो सीवी है वो उन लोगों के लिए होता है जो रिसर्चर्स हैं, एकेडमिशियंस हैं, किसी प्रोफेसर हैं कोई कॉलेज में, या फिर कहीं पे रिसर्च साइंटिस्ट हैं, या रिसर्च स्टडी कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं या कर चुके हैं पीएचडी। वो ज्यादातर लोग अपना सीवी यूज करते हैं। फिर भी इंडिया में ये दोनों टर्म इंटरचेंजेबली यूज हो जाती हैं क्योंकि बहुत क्लियर डिमार्केशन नहीं है। तो अब हम ये समझ गए कि हम जैसे जो हम लोग हैं जो अभी या तो शुरुआती जॉब्स कर रहे हैं या शुरुआत में हमने अपना करियर बिल्ड करना है, तो हम क्या टर्म यूज करेंगे, रेज्यूमे करेंगे। लेकिन अगर कोई बोलता है आपको अपना सीवी भेज दीजिए, तो भी आप रेज्यूमे ही भेजेंगे अपना, ठीक है, क्योंकि हम लोगों को 10 साल से कम का एक्सपीरियंस होगा। हम अपनी जो स्किल्स हैं उसको एक क्रिस्प मैनर में जॉब के लिए, ठीक है। तो ये हमारे शायद क्लियर हो गया कि रेज्यूमे, सीवी और बायोडेटा क्या होता है। कभी भी बायोडेटा नहीं भेजेंगे जब आप प्रोफेशनली इंडिया में अप्लाई कर रहे हैं। दूसरे देशों में क्या है, वो हमें रिसर्च करना पड़ेगा। किसी और देश में अप्लाई कर रहे हैं तो क्या टर्म यूज होती है, उसके लिए रिसर्च देश में क्या टर्म यूज होती है। इंडिया में बायोडेटा शादी मैट्रिमोनियल चीजों के लिए यूज होता है, सीवी और रेज्यूमे प्रोफेशनल के लिए यूज होता है। अब जब हम रेज्यूमे लिखने जा रहे हैं तो हम ज्यादातर इसको इंग्लिश में लिखते हैं, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि इंग्लिश में ही लिखा जाएगा। अगर कोई रीजनल लैंग्वेज में आप अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे न्यूज़पेपर्स में आप अप्लाई कर रहे हैं, मराठी न्यूज़पेपर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आप अपना रेज्यूमे मराठी बना सकते हैं। इट डिपेंड्स कि आपकी स्किल क्या है। अगर आईटी कंपनी है, ब्यूटिशियन है, या ऐसे कुछ टेक्नोलॉजी रिलेटेड जॉब्स हैं, हॉस्पिटैलिटी रिलेटेड जॉब्स हैं, तो ज्यादातर कोशिश यही रहती है कि इंग्लिश में ही रिज्यूमे बनना है। रिज्यूमे बनाना जो है वो हमें ओवर ऑफ टाइम हम अपनी प्रैक्टिस से उसको शार्प कर सकते हैं। लेकिन कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे पहले तो जो रिज्यूमे होता है ना, उसको बहुत अच्छे से आपको बनाना है, 1 या 2 पेज पे। उसको नीटली बनाना है, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं डालनी। कोशिश करिए कि पॉइंट वाइज उसको बनाए। हम कुछ सैंपल्स देखेंगे, लेकिन वो सिर्फ सैंपल्स हैं। उसको ये मत सोचिएगा कि यही परफेक्ट फॉर्मेट है एक रेज्यूमे बनाने के लिए। ये सिर्फ इंडिकेशन है कि किस तरीके से आप सफाई से छोटे शब्दों को यूज करते हुए आप अपना सीवी अच्छे से बना सकते हैं। ये याद रखिए कि पहले पेपर पे आप सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लीजिए। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन से हैं, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। अब आपको कोशिश ये करनी है कि वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स 1 1.5, बहुत हुआ तो 2 पेज में पूरा आ जाए। कोशिश करिए अगर आप एक ही पेज में उसको डाल सकते हैं। हम उसका भी सैंपल अभी देखेंगे कि एक ही पेज में आप अपना सीवी डालते हुए कैसे सारी चीजें मेंशन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है कि एक पेज में नहीं आता, तो 2 पेजेस में भी लिख सकते हैं। इसमें कोई सही या गलत नहीं है। आ, हमने कभी कभी देखा है ना, रिज्यूमे में बहुत कलर्स के यूज करते हैं लोग, कलर कलर रिज्यूमे भी भेजते हैं। कोशिश करिए कि अगर आप पीडीएफ भेज रहे हैं या ऑनलाइन भेज रहे हैं, प्रिंट में तो नहीं भेजते ज्यादा लोग कलर फॉर्मेट में। जब वो ऑनलाइन कोई रिज्यूमे आता है तो बहुत सारे कलर्स, बहुत सारे फॉन्ट यूज होते हैं। फॉन्ट पता है ना क्या होता है, जो हम वर्ड डॉक्यूमेंट में अपना जो टाइप करते हैं उसमें अलग अलग फॉन्ट आते हैं। करीबन 30 से 40 फॉन्ट हर सिस्टम में होते हैं। अगर आप न्यू फॉन्ट्स नहीं खरीद रहे हैं तो कोशिश करिए आप प्रोफेशनल फॉन्ट यूज करने के लिए। प्रोफेशनल में टाइम्स न्यू रोमन, एरियल आता है, कैलिबरी आता है, ये कुछ प्रोफेशनल फॉन्ट्स होते हैं। जो बहुत फैंसी फॉन्ट्स होते हैं ना, जैसे कॉमिक sans हो गया, या अलग तरीके के जो फॉन्ट्स होते हैं, वो आपको यहाँ पे यूज नहीं करने हैं। वो अच्छे नहीं लगते हैं सीवी में, और वो डिस्ट्रैक्ट करते हैं, आपके सीवी को पढ़ते हुए ना डिस्ट्रैक्ट करते हैं। अच्छे सीवीज में, अपने रिज्यूमेस में, सीवीज में आप मत यूज करिए बहुत सारे फॉन्ट्स। मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 फॉन्ट यूज करिए, या एक ही फॉन्ट यूज करिए।
उसका साइज आप चेंज कर सकते हैं। अगर आपको हेडिंग का साइज 12 देना है तो हेडिंग को 12 देके उसके जो सब पॉइंट्स हैं उसको 11 दे सकते हैं। 2 पेजेस में मैक्सिमम। सिंपल बुलेट पॉइंट मतलब पॉइंट्स में हम लिखेंगे, हमें बहुत पैराग्राफ में नहीं लिखना। हम अपना डिटेल्ड उसमें वर्जन नहीं दे रहे हैं, हम कोई पेपर नहीं सबमिट कर रहे हैं, हम सिर्फ अपने बारे में जॉब में जब अप्लाई करने जा रहे हैं वो बताना चाहते हैं। अच्छा, बहुत बारी ना हम उसको कभी राइट फॉर्मेट कर देंगे, किसी पॉइंट को लेफ्ट फॉर्मेट कर देंगे, किसी को सेंटर फॉर्मेट कर देंगे। ऐसा मत करिए। फॉर्मेटिंग भी सिंपल होना चाहिए। यहाँ पे जितने भी टेक्नोलॉजी के बच्चे हैं उनको पता है फॉर्मेटिंग क्या होता है। आई एम श्योर यू नो व्हाट फॉर्मेटिंग इज। अगर नहीं पता है तो आप अपने जो कंप्यूटर ट्रेनर्स हैं, जो आपके कोऑर्डिनेटर्स हैं, उनसे पूछिए कि फॉर्मेटिंग क्या होता है। तो फॉर्मेट करते हुए एक अलाइन करिए, या तो लेफ्ट अलाइन या तो सेंटर अलाइन मत करिए। कभी भी सेंटर अलाइन मत करिए, लेफ्ट अलाइन करके रखिए। अभी हम कुछ सैंपल्स देखेंगे तो पता चलेगा कि किस तरह से लेफ्ट मार्जिन में हम अलाइन कर सकते हैं। सबसे प्रोफेशनल वही होता है कि उसको लेफ्ट अलाइन करते हैं। कभी भी उसको ना फुल मतलब उसको टेक्स्ट फॉर्मेट में ऐसे उसको क्या बोलते हैं, सेंटर अलाइन बोलते हैं, सेंटर अलाइन मत करेगा प्लीज। वो बहुत प्रोफेशनल नहीं लगता। जब आप लिख लेते हैं, जब आप टाइप कर रहे होते हैं, कोशिश करिए कि सिंपल शब्दों का यूज करें, क्योंकि क्या है ना, आप बहुत बड़े बड़े शब्द देख लेंगे इंटरनेट से और उसे लिख देंगे। तो जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो वो आपसे पूछेंगे, अच्छा आपने ये शब्द लिखा है, इसके बारे में आप बताइए कि आप कैसे इस शब्द को मतलब बोलते हैं कि आपके अंदर ये वाली क्वालिटी है। बहुत भारी भरकम जब शब्द हम लिख देते हैं ना, तो हम फिर इंटरव्यू में पकड़े जाते हैं कि नहीं, हमने ये कहीं से ना देख के लिख दिया है और ये क्वालिटी हमें नहीं है। तो कोशिश करिए उन शब्दों का यूज करने का जिनके मतलब आपको पता है। और अगर कोई शब्द आपको अच्छा लग रहा है, आपने वो एडजेक्टिव अपने आप के लिए यूज करना है, तो प्लीज उसका मतलब देख के जाइए। क्योंकि सीवी जब आपने रेज्यूमे या सीवी भेजा है तो आपसे पूछा जा सकता है कि आपने अपने रेज्यूमे में ये वाली क्वालिटी लिखी है, इसका मतलब आप बताइए कि आप ये क्वालिटी कैसे देखते हैं अपने अंदर। तो प्लीज रेज्यूमे में वही पॉइंट लिखिए जो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं जब आप इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। नहीं तो आपको वो कहेंगे कि आपने कहीं से मतलब आप वो मैच नहीं होगा, आपकी पर्सनालिटी के साथ मैच नहीं होगा। जैसे आपने लिख दिया आई एम एन एक्सट्रोवर्ट, तो अब वो पूछेंगे आप कैसे सोच सकते हैं कि आई एम एन एक्सट्रोवर्ट। तो अगर आपने सिर्फ कहीं से देख के लिख दिया, या दोस्त ने एक्सट्रोवर्ट लिखा हुआ था आपने लिख दिया, या दोस्त ने इंट्रोवर्ट लिखा हुआ था, मतलब आपको पता नहीं है, तो वो बोलेंगे अरे आपने लिखा है और आप बता नहीं पा रहे हैं कि ये कैसे आप इंट्रोवर्ट हैं या एक्सट्रोवर्ट हैं। तो कोशिश करिए कि सिंपल शब्दों का यूज करें अपने अपने बारे में एक्सप्लेन करने के लिए, और जो भी आप लिखें उसके सही मतलब आपको पता हो। और जब आपसे कोई सवाल क्रॉस क्वेश्चन करा जाए तो आप उसका आंसर अपने रेज्यूमे के हिसाब से दे सकें। सबसे इम्पोर्टेंट है, आजकल बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस हैं, एप्स हैं जो आपको ग्रामर और स्पेलिंग चेक करने में मदद करते हैं। मैं इंग्लिश की बात कर रही हूँ। मुझे पता नहीं है कि वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस में ये टूल्स अवेलेबल हैं कि नहीं, बट अगर आपका रिज्यूमे या सीवी इंग्लिश लैंग्वेज में बन रहा है, आप उसको जरूर भेजने से पहले बनाने के टाइम पे स्पेल चेक कर लीजिए। स्पेलिंग गलत होते हैं तो वो बहुत एक अनप्रोफेशनल इमेज देता है। इज इट ओके? अभी तक सबको समझ में आ रहे हैं? जो हमारा सीवी होता है वो हमारी इंडिविजुअल स्ट्रेंथ हमारी जो स्ट्रेंथ है, हमारी जो शक्ति है, हमारी जो कला है, उसको हाईलाइट करता है। तो वो हमारा सीवी होना चाहिए या हमारा रिज्यूमे होना चाहिए। हम कहीं से कट कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते हैं उसको। अगर हम कुछ कट कॉपी पेस्ट कर भी रहे हैं तो उसमें हमारी इंडिविजुअलिटी दिखनी चाहिए। स्मिता का रिज्यूमे और उजैर का रिज्यूमे और अजय का रिज्यूमे सेम नहीं हो सकता। तो अगर मैं उनका कॉपी कर लूंगी तो वो मेरे को नहीं दर्शाएगा। मुझे अपने बारे में खुद जानना है, उसको पेपर पे लिखना है कि मैं किस जॉब के लिए अप्लाई कर रही हूँ, अगर मेरे अंदर वो स्किल है कि नहीं है, मैं टीम वर्कर हूँ, मैं टीम प्लेयर हूँ, मैं टीम में काम कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती, मैं स्ट्रेस में काम कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती, मैं मल्टीटास्किंग कर सकती
सकती हूँ कि नहीं कर सकती। ये सब चीजें मेरे अंदर जो स्किल है वो मुझे दर्शानी है। तो स्वॉट एनालिसिस हमने पहले भी एक लाइफ स्किल के सेशन में किया था, जिसमें हम अपनी स्ट्रेंथ्स को पहचानते हैं कि हमारी क्या स्ट्रेंथ है, हमारी क्या स्किल है। अगर मैंने स्किल में लिखा कि मैं अच्छी मराठी बोलती हूँ, पर मैं तो अच्छी मराठी बोलती नहीं हूँ, मैंने तो कहीं और से देख के लिख दिया आई एम अ गुड मराठी स्पीकर, वो मुझे बोलेंगे मराठी पर मुझे आता नहीं है। तो प्लीज किसी का कॉपी मत करिए, अपनी रिज्यूमे को खुद डेवलप करिए। अगर आप 2 या 3 जॉब्स के लिए अप्लाई करें, कोशिश करिए अपने रिज्यूमे को उस जॉब के हिसाब से कस्टमाइज करने के लिए। कस्टमाइज मतलब जैसे आपने रीड में अप्लाई किया, आपको टैली आता है, आपने रीड इंडिया में अप्लाई किया, और आपने लेट से कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी है, जैसे कि मान लीजिए आपने एयरटेल में अप्लाई किया या वोडाफोन में, टैली टैली का आपको आता है और आपने अप्लाई किया। कोशिश करिए कि अपने रेज्यूमे को कस्टमाइज करिए। रीड इंडिया में करेंगे तो रीड इंडिया क्या है, एक एनजीओ है ना। तो आपको ये कहना तो है आपको टैली आता है, लेकिन आपको एनजीओ में टैली चलाना भी आता है, तो आपको उसको कस्टमाइज करना पड़ेगा उस हिसाब से। एयरटेल या वोडाफोन या मल्टीनेशनल कंपनी में करेंगे तो वहां पे क्या होता है, मल्टीपल अकाउंट्स होते हैं, जगह जगह के अकाउंट्स होंगे, क्योंकि वो तो पूरे भारतवर्ष में जगह जगह पे फैले हुए हैं। तो आपको कस्टमाइज करना पड़ेगा उस हिसाब से, उनकी प्रोफेशन के हिसाब से। तो एक ही रेज्यूमे को सब जगह मत भेज दीजिए जहां अप्लाई कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी बच्चे ने ब्यूटिशियन का कोर्स किया है, अगर वो एक पार्लर में अप्लाई कर रहे हैं जो कि उनके विलेज एरिया में है, या वो एक पार्लर में अप्लाई कर रहे हैं जो सिटी एरिया में है, या वो एक ऐसे पार्लर में अप्लाई कर रहे हैं जो मॉल में है, तो उस हिसाब से उनके क्लाइंटेल आएंगे, जो क्लाइंट आएंगे वो उस हिसाब से आएंगे, जहाँ पे आपका ब्यूटी पार्लर है वहां उस हिसाब से। तो आपको अपना रिज्यूमे उस हिसाब से बिल्टअप करना पड़ेगा। ठीक है, हमने ये पहले ही बोल इस्तेमाल करेंगे और अपनी स्ट्रेंथ को और अपनी गोल्स को वेल डिफाइन करेंगे। जो हमारी क्वालिफिकेशन है और जो हमारे वर्क एक्सपीरियंस है उसको रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब जो सबसे रीसेंट है उसको सबसे ऊपर रखेंगे। जब आप काम कर रहे हैं तो जो आज की डेट पे जो सबसे रिसेंट जॉब है वो सबसे पहले लिखेंगे, और जो सबसे पुराना जॉब था वो सबसे लास्ट में आएगा। ये एक सेट नॉर्म है। अगर आपने एमए किया है तो सबसे पहले एमए लिखेंगे, फिर बीए लिखेंगे, फिर आपने ग्रेजुएशन कहाँ से करी ऐसे लिखेंगे। और अगर आप किसी स्किल के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आपने बीए किया हुआ है, मान में आप या एनिमेशन की किसी जॉब के लिए अप्लाई करें और आपके पास डिप्लोमा है या रीड इंडिया का सर्टिफिकेट है, तो सबसे पहले वो वाली स्किल जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, जिस स्किल सर्टिफिकेट वर्क एक्सपीरियंस सबसे पहले वो आएगा। एंड देन रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप, मतलब उल्टा, जो सबसे बाद में अभी करा है वो सबसे पहले आएगा, जो सबसे पहले आपने किया था वो लास्ट में आएगा, ताकि उनको पता चल जाए कि आपका करियर पाथ कैसे चला है या आपका एजुकेशन पाथ कैसे चला है। सो पहले आएगा, मान लीजिए आपने एमए किया है तो एमए, फिर बीए, फिर आपका क्लास 12 आएगा। अगर आपने अभी आप रीड इंडिया में काम कर रहे हैं, पहले आप एयरटेल में काम करते थे, उससे पहले वोडाफोन में काम करते थे, तो उल्टा चलेगा। सो अब अगर हमें ये बेसिक चीजें समझ में आ गई हैं तो हम अगर बेसिक चीजें समझ में आ गई हैं तो हम, अगर हम शुरुआत करना चाहते हैं अपना सीवी लिखने के लिए, अपना रिज्यूमे लिखने के लिए, तो इस तरीके से हम उसे स्टार्ट कर सकते हैं। पहले तो रिज्यूमे को हमें एक पेज, जो वर्ड होता है, वर्ड में बनता है जनरली, वर्ड फाइल में रिज्यूमे बनता है, उस पेज को, अगर आपको आईटी नहीं आता, अगर आपको एमएस ऑफिस में वर्ड चलाना नहीं आता, तो आप कोशिश करिए, आपका कोई फ्रेंड है या आपके जो सेंटर पे कोऑर्डिनेटर्स हैं वो आपको ये मार्जिन सेट करके दे दें, क्योंकि मार्जिन सेट करने से आपके पास ना एक पेज आ जाता है। अभी हम उसके एग्जांपल्स देखेंगे। जो फॉर्मेट या जो टेम्पलेट आपको लगता है आपकी पर्सनालिटी को सूट करता है, आप वो अडॉप्ट कर सकते हैं। कोई भी सही या गलत फॉर्मेट नहीं है। इट्स जस्ट दैट कुछ फॉर्मेट ज्यादा अपीलिंग होते हैं, ज्यादा क्रिस्प होते हैं, क्लियर होते हैं, और कुछ फॉर्मेट्स थोड़ा मतलब
देखने में ना थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं। तो कोशिश करिए कि वो पेज को हम सेक्शंस में डिवाइड कर दें। सबसे ऊपर हमारा हेडर आएगा, अभी हम उसको देखेंगे कि हेडर क्या होता है। मतलब कि उसमें हमारी मेन इंफॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन आ जाती है। आई थिंक मैं साथ साथ अगर दिखाऊं तो ये देखिए, हेडर समझ में आ रहा है, जहां पे ये लिखा हुआ है फुल नेम हेयर, इसको हेडर बोलते हैं। ये सिर्फ एक टेम्पलेट है, इसे कॉपी मत करिएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही फॉर्मेट अच्छा है, मेरे पास और भी बहुत सारे फॉर्मेट्स मैंने यहाँ पे दिखाने के लिए लगाए हैं। लेकिन मैं बताना ये चाह रही हूँ कि इस तरीके से आप अपना सिंपल, ये सबसे सिंपल फॉर्मेट है जो अभी हम देख रहे हैं, ठीक है। ये मैंने इंटरनेट से लिया है, मेरा फॉर्मेट नहीं है। तो कोशिश करिए आप अपना फॉर्मेट बनाइए। अगर आपको वर्ड चलाना नहीं आता, आप कोशिश करिए आपके जो कोऑर्डिनेटर्स हैं वो आपको हेल्प कर सकें। इस तरीके से आप देखेंगे, ये अलाइनमेंट देख रहे हैं आप, बिल्कुल लेफ्ट अलाइन है, ना तो कोई आगे है ना तो कोई पीछे है। सिर्फ पर्सनल इंफॉर्मेशन आप देखेंगे राइट अलाइंड है। ऊपर कॉर्नर में आपको दिखाई दे रहा है, राइट कॉर्नर में वो पर्सनल इंफॉर्मेशन अलाइंड है। इतना सफाई से इन्होंने इस फॉर्मेट को बनाया है और कोई कहीं पे भी इंफॉर्मेशन मिस नहीं हो, इस तरीके से ये फॉर्मेट लगाया है। तो सबसे पहले हम इसको डिवाइड कर लेंगे। सबसे ऊपर हेडर आ जाएगा। उसके बाद हमने ये जाना कि हम मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 फॉन्ट साइज यूज करेंगे। हमें एरियल, टाइम्स न्यू रोमन या कोई और सिंपल फॉन्ट यूज करना है। साइड्स में मार्जिन देना बहुत जरूरी है। कई बार मैंने ऐसे सीवीज देखे हैं जो एंड टू एंड पेज, पूरा पेज खत्म, मतलब साइड में मार्जिन नहीं होता, वो पढ़ने में ना अच्छे नहीं लगते। आपका हेडर आ गया ऊपर, ये जैसे आप ये देख रहे हैं, ये हेडर है। ऊपर सबसे ऊपर जो हम देखेंगे ना, जहाँ पे ये काली सी लाइन डली हुई है, इसको हेडर बोलते हैं, ठीक है। अलाइनमेंट आप देख रहे हैं और आप यहाँ पे टेक्स्ट देखिए, बिल्कुल पूरा पेज कवर कर रहे हैं। तो इसमें ये प्रॉब्लम है कि ये पूरा पेज कवर कर रहा है। कोशिश करिए कि साइड में मार्जिन हो, नीचे भी जगह हो। अब आप ये वाला फॉर्मेट देखिए, इसमें दोनों फॉर्मेट्स में साइड में मार्जिन है। हर एक लाइन को, हर एक कैटेगरी को उन्होंने अलग से लाइन से डिवाइड करा हुआ है। तो ये वाला फॉर्मेट भी आप अडॉप्ट कर सकते हैं। जो आपकी एजुकेशन है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, आपकी जो स्ट्रेंथ्स हैं, आपकी जो जो पुरानी जॉब में जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, उसको ना आप बुलेट पॉइंट्स में लिख सकते हैं, पैराग्राफ में लिखने की बजाय। बुलेट पॉइंट्स में लिखने का फायदा ये होता है कि हर एक पॉइंट पे अलग से नजर जाती है। और दूसरा ये कि एक्स्ट्रा वर्ड नहीं लिखते। बहुत पैराग्राफ में लिखेंगे ना तो बहुत शब्दों का यूज होता है और वो शब्द कभी कभी हम फंस सकते हैं उन शब्दों में। तो कोशिश करिए कि बुलेट पॉइंट्स में हम वो अपना सीवी लिखेंगे। जो रेज्यूमे या सीवी होता है वो थर्ड पर्सन में लिखा जाता है। आई करके नहीं, आई माई सेल्फ, आई एम स्मिता राय, आई एम गुड, मतलब आई करके आप सेंटेंसेस नहीं लिखेंगे, उसको थर्ड पर्सन में लिखेंगे। ये थोड़ा टेक्निकल है, लेकिन हम इसको अवॉइड करिए कि आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ एज स्मिता आनंद एंड I have been working as manager resource mobilization at Read India। ये सेंटेंसेस लिखने की जरूरत नहीं, आप ऐसे नहीं लिख रहे हैं, आप सीवी या रेज्यूमे लिख रहे हैं। तो कोशिश करिए कि इसको थर्ड पर्सन में लिखें। मतलब पॉइंट्स में जब आप लिखेंगे वैसे ही आई, माई सेल्फ चला जाएगा, वो आएगा नहीं इसमें। अच्छे सीवीज में ये नहीं होता, अच्छे रेज्यूमेस में ये नहीं होता। हमने पहले ही बात करी स्पेलिंग चेक, ग्रामेटिकल। अच्छा, बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है कि हमें फोटो लगाएं कि फोटो नहीं लगाएं। मैंने कई किताबों में देखा इसके बारे में, कई वेबसाइट्स पे देखा, तो मुझे भी कोई क्लियर चॉइस नहीं मिला इसके बारे में कि फोटो लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। कुछ ब्लॉग्स थे, कुछ लोग डिस्कशंस कर रहे थे, जैसे कि कुछ ऐसी साइट्स हैं जो HR ह्यूमन रिसोर्स की साइट्स हैं, कुछ लोग हैंड रेस कर रहे हैं। मैं अभी आपका क्वेश्चन लेती हूँ। मेरा ये पॉइंट बहुत जरूरी है, सॉरी मैं मिस नहीं कर जाऊँ इसको। फोटो लगाना है कि नहीं लगाना है, ये आपका पर्सनल चॉइस हो सकता है। ज्यादातर लोग
फोटो नहीं लगाते, कंफर्टेबल नहीं होते, इट इज ओके। अगर उस रिज्यूमे की जो कॉल फॉर एप्लीकेशन है उसमें लिखा है प्लीज अटैच योर फोटो, कई जगह पे लिखा होता है प्लीज अटैच योर फोटो इन योर रिज्यूमे और इन योर सीवी, तो अगर तो लिखा है फिर तो ऑप्शन नहीं है, फिर आप अटैच कर सकते हैं वहां। उसके एग्जाम्पल्स भी है मेरे पास, मैं आपको दिखाऊंगी अभी। लेकिन लगाना है कि नहीं लगाना ये आपका पर्सनल चॉइस है, देयर इज नथिंग राइट और रॉन्ग। मैम मैम साक्षी का ये क्वेश्चन है कि हम जब डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज में अप्लाई करते हैं तो क्या डिफरेंट डिफरेंट रिज्यूमेस बनाने चाहिए हमें? हाँ जी बिल्कुल, जैसे कि डिफरेंट रिज्यूमे नहीं मैं कह रही, मैं कह रही हूँ उसको कस्टमाइज करिए। कि आप ये देखिए ना, अगर आप जैसे लेट्स से साक्षी आपका क्या स्किल है, किस लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हो? आप टाइप कर सकते हो, आपका माइक वर्किंग नहीं है तो कोई बात नहीं, आपका एग्जाम्पल ले लेते हैं शायद समझ में आए। आप टेक्नोलॉजी पे अपना जॉब ढूंढना चाहते हो, किस तरह का जॉब ढूंढना चाहते हो आप? अब फ्रेशर, तो फ्रेशर है तो आप क्या सीख रहे हैं रीड इंडिया सेंटर पे? आपकी इंग्लिश तो अच्छी है साक्षी, तो आप क्या करना चाहते हैं? ऑनलाइन सेलिंग करना चाहते हैं, ठीक है। तो अभी अगर आप ऑनलाइन सेलिंग मान लेते हैं साक्षी, देखो अगर कभी आप ऑनलाइन सेलिंग में अगर आप एज ए प्रोफेशनल उसको यूज करना चाहते हैं, तो मान लीजिए कोई ऐसी कंपनी है जो क्लोथ्स बेचती है, कपड़े बेचती है, ऑनलाइन सेलिंग आप उस कंपनी की प्रमोशन कर रहे हैं, तो नेचुरली आप अपने रेज्यूमे में ऐसे ऐसी क्वालिटीज लिखेंगे ना कि आपको जो क्लोथिंग ब्रांड्स है उसके उसके सेलिंग में इंटरेस्ट है, या क्लोथ आपके जो क्लोथिंग है वो आपका पैशन है, आपको बहुत इंटरेस्ट करता है ये वाला एरिया, तो उसको क्लोथिंग रिलेटेड आप कहीं ना कहीं कुछ तो मेंशन करना चाहेंगे ना। अगर यही चीज आप किसी फूड प्रोडक्ट, मान लीजिए कोई नमकीन बनाने वाली फैक्ट्री है और उसने आपको हायर करा कि हमारे नमकीन जो है आप भारतवर्ष में ऑनलाइन सेलिंग के थ्रू बेचिए, ऐसा जॉब एप्लीकेशन निकला है, अब आप अप्लाई करेंगे तो नेचुरली आप उसमें कुछ तो कंपोनेंट डालेंगे कि आई लव फूड एंड आई वांट टू प्रमोट हेल्दी फूड, तो इसलिए मैं आपका जो ये फूड है, मैं ये वाली ये जो आपका फूड है इसको मैं भारतवर्ष में ऑनलाइन सेलिंग के थ्रू प्रमोट करना चाहूंगी। मैंने पहले भी ऐसे ऑनलाइन सेलिंग के थ्रू फूड एंड फूड प्रोडक्ट्स में काम किया है। क्या ऐसा आप करेंगे तो आपको लगता है ना बेटर आपका रिज्यूमे है जो बेटर शो होगा। वही अगर कोई मान लीजिए मेडिकल इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी है, तो आप ये बोल सकते हैं कि हाँ ये आज के जमाने में, आज के टाइम में बहुत ज्यादा जरूरत है कि लोगों तक अच्छे मेडिकल इक्विपमेंट्स पहुंचे, जैसे कि मेड इन इंडिया हो और वो हाई क्वालिटी मेडिकल इक्विपमेंट्स हो, तो मैं ऑनलाइन सेलिंग के थ्रू भारतवर्ष में आपके मेडिकल इक्विपमेंट्स पहुंचाने में आप हम मैं करना चाहती हूँ। तो मेरा मतलब यह है, कस्टमाइज करने का मतलब है कि एक सीवी को ही सबको मत भेज दीजिए। आप जब किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं ना, तो प्लीज रिसर्च करिए कि वो जॉब में कंपनी करती क्या है, वो ऑर्गेनाइजेशन करती क्या है, और अपनी सीवी को कस्टमाइज करिए। कस्टमाइज मतलब चीजें वही रहेंगी, उसमें वर्ड्स को या जो आप लिखना चाह रहे हैं ऑब्जेक्टिव को कहीं ना कहीं आप उसको उस कंपनी के या उस प्रोफाइल के लिए कस्टमाइज कर सकते हैं। इससे लगेगा कि वाकई में आप बाकी कैंडिडेट से अलग हैं, आपने रिसर्च करी है और आपका रिज्यूमे जो है वो आपने इसके लिए स्पेसिफिकली आपने तैयार किया है। एक और तरीका है, उसको हम कवर लेटर बोलते हैं। कवर लेटर रेज्यूमे के साथ जाती है। कई बार क्या होता है, लोग अपना रेज्यूमे तो कांस्टेंट रखते हैं, लेकिन ये चीजें जो मैं कह रही हूँ वो कवर लेटर में लिख देते हैं। वो भी ठीक है कि आपका रेज्यूमे तो एक ही रेज्यूमे है, मुझे आपने कहीं पे भी अप्लाई करना है, आपने एक बार बना दिया। कभी कभी हम लोग बाहर से रेज्यूमे बनवा लेते हैं, वो रेज्यूमे बन गया और अब वो रेज्यूमे हम 1 साल तक यूज करते जा रहे हैं, लेकिन अलग अलग कंपनियों में अप्लाई करने के लिए हम एक कवर लेटर बना देते हैं उस कंपनी के बारे में, लिखते हुए कि मैं आपकी कंपनी में काम क्यों करना चाहता हूँ या क्यों करना चाहती हूँ, और मुझ में ऐसी कौन सी स्किल है जो आपकी कंपनी की जॉब ओपनिंग के साथ मैच हो रही है। तो वो तरीका भी ठीक है।
तो रेज्यूमे में हमने ये देखा कि बहुत क्रिस्प होना चाहिए, बहुत डिटेल में नहीं होना चाहिए, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर होने चाहिए। हमने स्ट्रक्चर भी देखा अभी। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमारा नाम, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ऊपर आ जाता है, और ईमेल एड्रेस। अब आप ये बता सकती हैं मैंने ईमेल एड्रेस को इतना हाईलाइट क्यों करा है? कोई कुछ इस इंफॉर्मेशन दे सकता है कि ईमेल एड्रेस आज की डेट में इतना इंपॉर्टेंट है, फोन नंबर है, लेकिन ईमेल एड्रेस में क्या होना चाहिए? ईमेल एड्रेस में सिर्फ ईमेल एड्रेस होता है, यानी कि आपका जीमेल हो सकता है, जो पूजा मैडम अपने सेशन में, या जो फिजान के सेशंस होते हैं HSBC के, उनमें जब हम ईमेल एड्रेस बनाना सिखाते हैं ना, वो ईमेल एड्रेस आपका वो एड्रेस में फोन नंबर नहीं आता, आपका नाम आ सकता है। लेकिन मैंने यहाँ इसलिए मेंशन किया है क्योंकि कई बार हम ईमेल एड्रेस अजीब तरीके के बना देते हैं। स्मिता 182, पता नहीं क्या कौन सा नंबर है ये, इसकी जरूरत नहीं है, वो कभी कभी अवेलेबल नहीं होता। लेकिन कोशिश करिए कि आप अजीब अजीब नाम मत रखिए। मैंने कई बार बहुत ही वियर्ड ईमेल एड्रेस, को एग्जांपल देना चाहेगा कोई ऐसे ईमेल एड्रेस का जिससे आपका कोई मतलब ही नहीं है, वो ईमेल एड्रेस रखा हुआ है? मैम कैन आई स्पीक? प्लीज प्लीज पूजा, यू माइट हैव मोर यस एक्सपीरियंस। मैम, आई हैव एक्सपीरियंस्ड। किसी ने मेल करा मुझे, फॉर एग्जांपल उनका नेम क्यूट गर्ल, हाँ, ये बहुत गलत ईमेल एड्रेस टेडी है। बियर, लाइक अपना नाम उसके आगे teddybear@gmail.com। ये आप अपने पर्सनल ईमेल में रख सकते हैं। प्लीज जब आप प्रोफेशनली ईमेल लिख रहे हैं, अपना ईमेल एड्रेस लिख रहे हैं, आप उसमें ये क्यूट, टेडी बेयर, लिटिल गर्ल, बॉय, स्पाइडरमैन, ही मैन, ये ईमेल्स में मत यूज करिए प्लीज। ये जरूरत नहीं होती है। आप अगर आपको ईमेल एड्रेस नहीं मिल रहा है आपके नाम का, तो आगे आप 1 लगा सकते हैं, 2 लगा सकते हैं, अंडरस्कोर लगा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन हैं जो पूजा आपको बता सकती हैं अपने सेशंस में, कि आप प्रोफेशनल ईमेल कैसे बना सकते हैं। ये एक बहुत गलत इंप्रेशन जाता है, और ये ईमेल एड्रेस आपके साथ हमेशा रहेगा। मैंने ये देखा है कई बार लोग जॉब पे आने के बाद भी ये ईमेल एड्रेसेस यूज करते हैं। इट इज अ वेरी वेरी इनकरेक्ट वे ऑफ हैविंग अ प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस। प्लीज आप अपने ईमेल एड्रेस पे ध्यान, ये मैं सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रही हूँ, दिस इज डेफिनेटली वन ऑफ द की पॉइंट्स। वो बहुत गलत इंप्रेशन देता है जब 10 रेज्यूमे हैं, और 10 रेज्यूमे में से एक रेज्यूमे है प्रिया टेडी बियर, प्रिया क्यूट गर्ल। ये अच्छा नहीं लगता है ना? मानते हैं आप इस बात को? नहीं भी मानते हैं तभी भी आपको ऐसे नहीं रखने हैं। अगर आप Yes, ma'am. मुझसे डिसएग्री भी करेंगी तभी भी आई विल एम्फेसाइज, प्लीज यूज प्रोफेशनल नेम। आप अपना नाम, लास्ट अपना सरनेम, अपना डेट ऑफ बर्थ, कभी कभी लोग उसमें वो भी डाल देते हैं, चलिए वो भी ठीक है। फिर आता है हमारा ऑब्जेक्टिव। इसमें हमने ये लिखना है कि हम अपने आप को क्यों क्वालिफाइड समझते हैं इस जॉब एप्लीकेशन के लिए। ठीक है, अगर मैं अप्लाई कर रही हूँ किसी जगह पे, तो ऑब्जेक्टिव में या समरी में मुझे ये लिखना है कि मैं अपने आप को क्यों सूटेबल मानती हूँ इस पोजीशन के लिए। यही एक जगह है जहां पे आप पैराग्राफ का यूज करेंगे, और इसमें भी आप 3 से 4 लाइन से ज्यादा नहीं यूज करेंगे। 1 और 2 सेंटेंसेस में बहुत बहुत रिफाइनमेंट के बाद 1 और 2 सेंटेंसेस आते हैं, लेकिन आप शुरुआत में 3 या 4 सेंटेंसेस में इस चीज को लिख सकते हैं कि आप अपने आप को क्वालिफाइड क्यों समझते हैं उस जॉब एप्लीकेशन के लिए जहां पे आप अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट आता है एजुकेशन का। हमने पहले ही ये बात कर ली कि एजुकेशन लिखेंगे, लेकिन रिवर्स क्रोनोलॉजी में, यानी कि सबसे जो लास्ट में डिग्री ली है आपने, अभी हाल फिलहाल में जो डिग्री सबसे लास्ट में ली है वो सबसे ऊपर आएगी। तो सबसे पहले ली है 10th 12th जो है सबसे लास्ट में आएगा। ठीक है, उसके मार्क्स वगैरह हम कभी कभी लिखते हैं, वो सबसे लास्ट में आएंगे। सेम चीज प्रोफेशनल हिस्ट्री में आएगा, जहां आप सबसे ज्यादा रिसेंटली काम किया है वो सबसे पहले आएगा, और जो रेलेवेंट है उस जॉब एप्लीकेशन के लिए वो भी हाईलाइट होगा, बाकी सारे नीचे आएंगे। अगर हमारे पास कोई एक्स्ट्रा स्किल है, या हमने कोई एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशन करा हुआ है, मान लीजिए मुझे साइन लैंग्वेज आती है, तो मैं वहां पे मेंशन कर देती हूँ कि मुझे एक्स्ट्रा स्किल में, या मुझे एक्स्ट्रा लैंग्वेज आती है, वो मैं मेंशन कर सकती हूँ।
कभी कभी ये चीजें हमें अलग कर देती हैं बाकी के कैंडिडेट से। हमें नहीं पता होता कि हम तो अप्लाई कर रहे हैं किसी चीज के लिए, लेकिन क्योंकि मुझे एक एडिशनल स्किल भी आती है, तो अगर आपने कोई सर्टिफिकेशन लिया हुआ है, चाहे आपको म्यूजिक में सर्टिफिकेशन है, डांस में सर्टिफिकेशन है, स्पोर्ट्स में है, कभी कभी कंपनीज के पास ना ये स्पोर्ट्स कोटा भी होता है, तो अगर आपने स्पोर्ट्स में कुछ किया है वो भी मेंशन करिए आप। मैंने देखा है कई रेज्यूमेज और सीवीज में होता है डेट ऑफ बर्थ, लेकिन जनरली इसमें जरूरत नहीं रहती है, क्योंकि जब आप एक्सपीरियंस लिखेंगे ना वहीं पे पता चल जाएगा कि आपका एज क्या है या आप किस एज ब्रैकेट को बिलोंग करते हैं। बट इट इज योर पर्सनल चॉइस, इफ यू वांट टू राइट एज, डेट ऑफ बर्थ, इट इज योर पर्सनल चॉइस। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन और आपका एक्सपीरियंस, बाद में आपकी अलग जो स्किल्स हैं, एडिशनल स्किल्स हैं, वो आ सकती हैं, आनी चाहिए रादर। अगर आपने कहीं पे वॉलंटियरिंग करी है, मान लीजिए कोविड के टाइम पे आपने कहीं वॉलंटियरिंग करी है एज हेल्थ वर्कर या एज फ्रंट लाइन वर्कर, या आपने कहीं स्पोर्ट्स में करा है या कोई इवेंट्स में आपने कभी भाग लिया है, तो आप यहाँ पे उसको पॉइंट नंबर 6 में मेंशन कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 7 है रेफरेंसेस का। रेफरेंसेस मतलब जो लोग आपसे बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं और वो आपके बारे में अच्छा बता सकते हैं, उन लोगों के नाम और कांटेक्ट नंबर आप वहां पे दे सकते हैं, या नाम और ईमेल एड्रेस दे सकते हैं। लेकिन जिनके नाम और ईमेल एड्रेस और इसमें दिया है और मैंने रीड इंडिया में एक जॉब के लिए अप्लाई करा है, हो सकता है आपको कॉल आ जाए, ताकि अगर कल को रीड इंडिया का एचआर डिपार्टमेंट कॉल करता है तो वो रेफरेंसेस आपके बारे में बता सकते। ठीक है, रेफरेंसेस कभी कभी लोग अवॉइड कर जाते हैं, बट रेफरेंसेस देना अच्छी बात है। कभी कभी सीवी में या रेज्यूमे में लोग लिख देते हैं कि रेफरेंसेस विल बी गिवन ऑन डिमांड या इफ रिक्वायर्ड, तो वो भी ठीक है, आपकी मर्जी है। बट इफ यू गिव रेफरेंसेस तो एक बहुत अच्छा इमेज जाता है कि हाँ आप कॉन्फिडेंट है कि बाहर के लोग भी आपके लिए अच्छा बोलेंगे, प्रोफेशनल बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले बोला कि रेज्यूमे के साथ साथ आप एक कवर लेटर बना सकते हैं। कवर लेटर में अगर आप बहुत कुछ लिखना चाहते हैं तो कवर लेटर में आप वो कवर कर सकते हैं। कवर लेटर भी आप आधे पेज का ही रखिए, बहुत लंबा कवर लेटर नहीं होना चाहिए। कवर लेटर में आप वो वाले पॉइंट्स कवर कर सकते हैं जो आप इनमें कवर नहीं कर पाए, ये 5-7 पॉइंट्स जो हमने लिखे, लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं इस कंपनी को ये पता होना चाहिए मेरे बारे में, या जहां पे मैं अप्लाई कर रहा हूँ या कर रही हूँ इसको ये पता होना चाहिए मेरे बारे में, तो वो आप कवर लेटर के साथ हैं। ये कुछ टेम्पलेट्स हैं, टेम्पलेट्स नहीं फॉर्मेट्स हैं। आप अगर स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, जो मोबाइल से देख रहे हैं ना आपको बहुत छोटा दिखेगा, बट यहाँ पे कोशिश करिए मैंने कि एक तरीके से दिखा सकें कि एक साफ सुथरा सीवी या एक साफ साफ सुथरा रेज्यूमे कैसा होता है। ये एक और फॉर्मेट है जिसमें कि देखिएगा आप, उन्होंने सबसे पहले अपना नाम, सिटी, एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल, करियर ऑब्जेक्टिव, हमने अभी ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करा, फिर प्रोफेशनल अचीवमेंट, हमारे स्किल्स क्या है, वर्क हिस्ट्री क्या है, और एजुकेशन। तो उन्होंने इस तरीके से प्रेजेंट किया है अपना। यहाँ पे एक और एग्जाम्पल है, आप देखिए इन्होंने भी अलग अलग कैटेगरी में अपने सीवी को, जो रेज्यूमे है उसको बांट दिया है। पहले प्रोफाइल दिया है, पर्सनल इंफॉर्मेशन दिया है, फिर हिस्ट्री ऑफ एम्प्लॉयमेंट दिया है। ये जो है ये काफी टाइम से काम कर रहे हैं और उन्होंने अपने बुलेट पॉइंट्स में अपने स्किल्स लिखे हैं, कहीं पे भी पैराग्राफ का यूज नहीं कर रहा है। और देखिए कितनी खूबसूरती से एक ही पेज में उन्होंने अपना सारा इंफॉर्मेशन प्रेजेंट कर दिया, दूसरे पेज पे भी नहीं गए हैं, जगह भी खाली है काफी ज्यादा। अब आप कहेंगे फॉन्ट बहुत छोटा है, लेकिन ये फॉन्ट इसलिए छोटा दिख रहा है क्योंकि मैंने एक पेज पे इसको दो चीजों को एक ही पेज पे पेस्ट किया हुआ है। ठीक है, अगर आप फोटो के साथ भेजना चाहते हैं, ये सिर्फ रेफरेंस पर्पस के लिए है। आई होप ये जिनकी भी सीवी है या रिज्यूमे है, आई होप इट इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। मैंने पीपीटी में भी लास्ट में मेंशन कर दिया है। अगर फोटोग्राफ के साथ आप भेजना चाहते हैं तो आप इस तरह का फॉर्मेट भी यूज कर सकते हैं। इसमें देखिए सिर्फ 2 कलर्स के साथ, ब्लू एंड व्हाइट। ब्लू कलर उन्होंने लिया क्योंकि प्रोफेशनल है ब्लू कलर, रेड, येलो, बहुत ब्राइट कलर्स मत लीजिए, ग्रे,
ब्लू, हल्का वाला जो ग्रीन होता है, ये प्रोफेशनल कलर्स लगते हैं, स्क्रीन पे देखने में अच्छे लगते हैं, प्लीजिंग टू द आईज लगते हैं। इन कलर्स का आप यूज कर सकते हैं। लेकिन एक रेज्यूमे में एक ही कलर, ब्लैक ब्लैक तो है ही ऑलरेडी, इसमें सिर्फ एक एक्स्ट्रा कलर उन्होंने लिया है, ब्लू। तो आप देखेंगे कितनी सफाई से उन्होंने इतना सारा मेंशन किया है, और जो चीजों पे एम्फेसिस डालना था वो आप देखेंगे ब्लैक में बोल्ड कलर में है। इज इट यूजफुल? आई होप इट इज यूजफुल। यहाँ पे देखिए, ये थोड़ा मुझे क्लटर लगा, ये जो लेडी का है, प्रिंसेस रेहान, लेकिन फिर भी इन्होंने कितनी सफाई से इतना सारा इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है। आप देखेंगे फॉर्मेटिंग कैसे करा है इन्होंने। उन्होंने अपना जो ऑब्जेक्टिव है 2 लाइनों में कितना क्लियरली डिफाइन यहाँ पे करा है। सो दिस was what I wanted to share with you on resume writing. तो I hope ये थोड़ा बहुत यूजफुल हुआ होगा आप लोगों के लिए, जिनको जो बच्चे रेज्यूमे लिखना चाहते हैं। कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखिएगा जो हमने डिस्कस करे हैं। अगर इन पॉइंट्स का ध्यान रखते हुए आप रेज्यूमे बनाते हैं तो डेफिनेटली आपका एक स्ट्रॉन्ग रेज्यूमे बनेगा। आप अपने बारे में जो लिखना चाहते हैं ना, उनको हम एडजेक्टिव बोलते हैं, यानी कि जो चीजें आपको डिफाइन करती हैं, आपकी क्वालिटीज को डिफाइन करती हैं। आप पेपर पे पहले अपने जो क्वालिटीज है ना उसको लिख लीजिए। उन क्वालिटीज को लिखने के बाद आप डिक्शनरी में या इंटरनेट पे जाके उसका मतलब देखिए, मतलब देखिए, और उसके सिनोनिम्स, मतलब उससे मिलते जुलते शब्दों को देखिए, और जो शब्द आपको अच्छे लग रहे हैं और जिनको आप यूज कर सकते हैं, और अगर इंटरव्यू में उनका मतलब पूछा जाए तो आप जवाब दे पाएंगे, उन शब्दों का यूज करिए। हम कहीं से कॉपी कट करके यूज करेंगे ना तो आप इंटरव्यू में थोड़ा सा फंस सकते हैं, क्योंकि फिर आपसे पूछा जाएगा और शायद उस वर्ड का मतलब आपको उस वक्त याद ना रहे या पता ना हो। मैम थैंक यू सो मच मैम, इतना अच्छा एलेबोरेट किया आपने, बहुत एक एक लाइन लेकर के। मैंने भी काफी पॉइंट नोट किया है मैम। मेरा मैम ये है कि जो एक्सपीरियंस वाले होते हैं उनका 2.5 पेज में सीवी बनाना चाहिए। जो फ्रेशर होते हैं वो भी 1.5 पेज में बना सकते हैं, बट फोटो देना मैंडेटरी है मैम? एक्सपीरियंस वाले यदि फोटो नहीं, फोटो देना, मैंने बहुत रिसर्च करा है इस चीज पे मैम, एग्जैक्टली कि फोटो देना है कि नहीं देना। ये मैंडेटरी तो बिल्कुल भी नहीं है, ये आपका पर्सनल चॉइस है। क्योंकि रेज्यूमे या सीवी बनाते हुए ध्यान आपकी स्किल पे होना चाहिए कि कोई कंपनी अगर आपको हायर कर रही है तो वो आपकी स्किल के लिए आपको हायर करे, ना कि आप कैसे दिखते हैं या कैसे नहीं दिखते हैं उस चीज पे। कुछ ऐसे जॉब होते हैं, मैं कैटेगरी तो नहीं बोलना चाहूंगी, लेकिन कुछ ऐसे जॉब होते हैं जहाँ पे दे आस्क कि आप फोटो अटैच करिए। तो अगर तो उन्होंने बोला है फोटो अटैच करिए, फिर तो आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपको अटैच करनी होगी। लेकिन अगर आप फोटो अटैच कर रहे हैं, प्लीज इंस्टाग्राम वाली फोटो मत अटैच करिए। आपकी पासपोर्ट साइज जो फोटो होती है वो अटैच करिए, अलग अलग पोज में, पेड़ के नीचे खड़े हैं या कहीं आप समुद्र के किनारे खड़े हैं, पहाड़ों में खड़े हैं, वो फोटो मत अटैच करिए। हाँ, छोटा फोटो जो पासपोर्ट फोटो होता है, प्रोफेशनल फोटो मोबाइल से खींचिए, कोई आपको स्टूडियो में जाके खिंचवाने की जरूरत नहीं है। लेकिन कोशिश करिए कि प्रोफेशनल फोटो, बहुत ध्यान रखिए, प्रोफेशनल और पर्सनल में बहुत डिफरेंस होता है। तो अजय जी, ये तो बिल्कुल, और 2.5 पेज का रेज्यूमे नहीं बन सकता, 2.5 पेज का रेज्यूमे, नो। मैम मैं देखते रहता हूँ, आई हैव सो मेनी पेजेस, मैं देखते रहता हूँ मैम, जिसमें इतने एलेबोरेट रहते हैं। कोशिश करिए मत बनाइए रेज्यूमे, वो सीवी हो गया वो। आप बहुत बड़े रिसर्चर हैं या आपकी काफी किताबें लिखी हैं और बहुत एक्सपीरियंस है आपके पास, इतना एक्सपीरियंस है कि आपके 2 पेज में खत्म नहीं हो रहा है, तब आप तीसरे पेज पे जाएंगे। आप 1.5 से 2 पेज में एक्सपीरियंस है ना, वो इंसान भी अपना रेज्यूमे जो है 2 पेज में खत्म कर सकता है। फ्रेशर 1 से 1.5 पेज से ज्यादा तो होना ही नहीं चाहिए उनका फ्रेशर का। बिल्कुल। बड़े बड़े फॉन्ट नहीं यूज करने हैं हमने। कभी कभी हमारा इसलिए 2 पेज में चला जाता है क्योंकि पर्सनल इन्फॉर्मेशन ना आधा पेज खा जाता है, क्योंकि आपने फॉन्ट साइज यूज करा है उसका 26-27। उसकी जरूरत नहीं है। हम कोई बैनर नहीं बना रहे कि स्मिता आनंद का बैनर बन रहा है, बैनर नहीं बन रहा है, स्मिता आनंद का रिज्यूमे बन रहा है।
ठीक है। करेक्ट मैम। तो उसको मैक्सिमम से मैक्सिमम 12 या 13 फॉन्ट साइज आप यूज करिए फॉर हेडिंग, जो आपका नाम और पर्सनल इंफॉर्मेशन है। और नीचे जब आएंगे तो 11 या 12, इससे छोटा मत करिए, वो चीटी चीटी लगेगा, बिल्कुल बहुत छोटा हो जाएगा। इससे बड़ा मत करिए, ऐसे लगता है कोई पैम्फलेट पढ़ रहे हैं, कोई ब्रोशर पढ़ रहे हैं। ब्रोशर पैम्फलेट नहीं है, ये हमारा रिज्यूमे है, हमारी जिंदगी का निचोड़ है। तो बहुत उसके प्यार से बनाइए, उसको पैशन से बनाइए, बार बार बनाइए। मैंने आपको बिल्कुल ओपन ऑफर दिया है कि आप बना के हमसे शेयर करिए। हम कोई एक्सपर्ट नहीं है, बट थोड़ा सा ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो हो सकता है कोई कुछ हेल्प हो जाए छोटे जो हमारे बच्चे अभी फ्रेशर्स हैं या जो पहली बार अप्लाई करने जा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम। थैंक यू। सभी सेफ रहिए, सभी सुरक्षित रहिए।